सो वेलकम टू काउंटिंग ऑन यूनिक। ये हमारा तीसरा लेक्चर है रिगार्डिंग एथिक्स। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि अगर सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आपको एयरपोर्ट जाना है एंड आपको लेट हो रहा है एंड वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल ज़रूर है, तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे या जाएंगे? सो बेसिकली इसकी दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप बोलेंगे कि कोई ट्रैफिक पुलिस है नहीं, और दूसरा आप लॉजिक देंगे कि सुबह सुबह तो खाली रोड होती है, एम्प्टी रोड होती है, तो फिर क्या लॉजिक है ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल इसलिए होते हैं ताकि ट्रैफिक मैनेज होगा, तो हम ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करेंगे, राइट। बट ये है कि रूल्स आर रूल्स, प्लस प्लस अगर समझ लो दूसरा आदमी एक आपकी तरह, आपकी थिंकिंग की तरह सामने से आ रहा है, मतलब साइड से आ रहा है 90 डिग्री एंगल पे, वो भी यही सोच रहा है खाली रोड है, लेट हो रहा हूँ, चले जाता हूँ, ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, तो इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जान का खतरा एंड जान का खतरा भी नहीं, बेसिकली क्या रूल्स आर रूल्स, या फिर जब वो लॉजिक को फुलफिल ही नहीं कर रहा तो फिर लॉजिक को, वो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने का फ़ायदा क्या सुबह के सिचुएशन के हिसाब से? तो इसी से दो एक्चुअली थ्योरीज आती है कि रूल्स आर रूल्स वाली कांतियन थ्योरी, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और दूसरा है कि कॉन्सिक्वेंस, आप जल्दी पहुंच गए, आप खुश हो, कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तोड़ने से, तो ये है हमारी यूटिलिटेरियन थ्योरी। आगे आने वाली क्लास में हम जानेंगे ये चीज़ कि कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करना चाहिए कि आप ट्रैफिक तोड़ के अगर टाइम पे पहुंच रहे हो, खुश हो, तो क्या मतलब, या फिर रूल्स आर रूल्स, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, किस पे फोकस करना चाहिए? तो ये है। एंड इसमें आप जो भी आंसर दो, कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं है, बेसिकली इट्स अबाउट एथिक्स, इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव। सो ये बेसिकली मैंने जैसे एक आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। अब आज के लेक्चर में हम पहले तो कुछ टर्म्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानना, एंड फिर देखेंगे कि एथिक्स क्या नहीं है एंड एथिक्स के ना होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ गुड, गुड की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि एथिक्स और गुड काफ़ी अच्छा संबंध है। सो व्हाट इज़ गुड, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ गुड, सब लोग ये कहते हैं कि मोरालिटी या फिर कोई इंसान मोरल इसलिए होता है, मोरली इसलिए एक्ट करता है क्योंकि वो अच्छा है, मतलब मोरल इज़ गुड, दैट इज़ मोरल इज़ गुड, मोरल अच्छा है, लेकिन अच्छा क्या है, मतलब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कोई चीज़ को गुड होने के लिए? तो आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस डिफाइंस गुड, तो एक ड्रग लेने को, एक जो ड्रग लेता है उसको बहुत खुशी होती है जब वो ड्रग लेता है, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? नहीं। तो हम किस टाइप की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। और याद रखना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कोई भी गलत चीज़ से कभी नहीं आ सकती। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जैसे कि आप जब ड्रग्स लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, बट लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लोगे तो ये चीज़ होने वाली है। तो क्या ये गुड में, हैप्पीनेस में कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए गलत होता है। दूसरी चीज़, करप्शन शॉर्ट टर्म में खुशी देता है, राइट, बट समझिए कि
ऐसा कब तक होगा कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, और जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है वो कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। और फिर अगर समझ लिए आपने करप्शन किया एंड जिस बैंक में आपने पैसे रखे उस बैंक में किसी और ने आपके अकाउंट पे करप्शन कर दिया, समवन एल्स, तो भी दस करप्शन, तो तब भी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो वो चीज़ है। अब लॉन्ग टर्म में हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हम शॉर्ट टर्म प्लेसेस को हटाते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो अगर आप आज ऑनेस्टी को प्रीच करते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। आपकी ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, या फिर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, या फिर क्रेडिबिलिटी जो है आपकी, मतलब आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पे क्रेडिबल हो सकते हैं, तो आपको बड़े बड़े काम के लिए वो बहुत भरोसेमंद आदमी समझेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी नहीं लेंगे हम इसमें, बट हम लेंगे पीस का, वो कि पीस को शायद शॉर्ट टर्म में वो करने से आप कमज़ोर, कॉवर्ड, जिसे समझ लो दो इंसानों में झगड़ा होता है और एक इंसान शांति के लिए चुप हो जाता है, तो हम लोग उसको डरपोक समझते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो क्या हैप्पीनेस दे सकता है। समझ लो इंडिया और पाकिस्तान का ले लो, या फिर इनफैक्ट फॉर इंडिया एंड चाइना का ले लो। आज तक जितनी वॉर्स हुई है कोई भी इंडिया ने इनिशिएट नहीं की है, ठीक है, इनिशियली इंडिया ने नहीं की है, ठीक है, जब तक सामने वाले से कोई हरकत ना हुई हो, ठीक है। एंड जब भी हुई है मोस्टली बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को लेके हुई है, छोटे मोटे इश्यूज़ को लेके हमने ऐसा कोई वॉर वगैरह नहीं किया अभी तक। सर्जिकल स्ट्राइक लेटेस्ट था अभी, जो बहुत टाइम बाद हुआ था, कारगिल वॉर हुई थी उसके बाद जस्ट डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। उससे पहले हमने ऐसे कोई घुस के घर में मारने की कोशिश नहीं की। तो हम एक पीसफुल कंट्री, हमारी एक इमेज ऑफ पीसफुल कंट्री। इसलिए इसको कनेक्ट करना सीखिए। अगर आप अपने पॉलिटी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको एथिक्स और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पीसफुल कंट्री, तो बेसिकली इसकी अगर मैं कहानी एक बताऊँ, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया जो है बेसिकली उसने एक पोखरण टेस्ट किया था, याद है आपको, एंड वो सक्सेसफुल हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तब CIA की तरफ से बहुत सैंक्शंस वगैरह लगे थे इंडिया में, ठीक है। एंड इंडिया ने NPT का भी ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि उसको लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। एंड जो लोग NPT नहीं ज्वाइन करते ना, उनको NSG ग्रुप में अलाउ नहीं होता, उनको मेंबर बनने नहीं दिया जाता, मतलब नेशनल क्या बोलते हैं, जो NSG ग्रुप है हमारा, उसमें इनरोलमेंट नहीं मिलती। वो बेसिकली न्यूक्लियर आर्म सपोर्ट ग्रुप है NSG, ठीक है, बेसिकली। तो बेसिकली इसका काम क्या है NSG का, कि अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत प्रेवलेंट है, उसके लिए जो वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, वो कुछ ही कंट्रीज़ के पास है, लाइक रिएक्टर्स वगैरह, वो हर कंट्री नहीं मैन्युफैक्चर कर पाती। तो जैसे अगर इंडिया को उस टाइम पे जब रिएक्टर्स चाहिए थे अपनी फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए, तो उसको रशिया से हेल्प मांगनी पड़ती थी, ये सब चीज़ें वगैरह। उसके लिए आपको NSG ग्रुप ज्वाइन करना था, क्योंकि ऐसा रूल बना था कि जिसने NPT साइन नहीं किया है उसको NSG में जितने मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेंगे। फिर बहुत प्रॉब्लम्स हुई इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया तो साइन करने के लिए तैयार नहीं था NPT, ठीक है। फिर हुआ क्या कि बेसिकली 2008 में हमारी एक डील क्रैक हुई USA के साथ, बहुत नेगोशिएशंस के साथ, जिसमें हमने NSG ज्वाइन किए बिना हमें न्यूक्लियर इक्विपमेंट मिलने लग गए। और उसका रीज़न था ये हमारा पीसफुल इमेज, कि हमारा एक इमेज है साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड में है। और वो इमेज क्या है, वो इमेज ये है कि हम कभी भी पहले रिएक्ट नहीं करते, पहले अटैक नहीं करते। तो हमारा जो एक
प्रिंसिपल्स है कि हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे और हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का पहला यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे ये बोलते हैं इसको हैप्पीनेस। तो ये इंडिया के लिए एक खुशी की बात है कि उसको NPT ज्वाइन किए बिना NSG के जो प्रिंसिपल्स थे, NSG का जो मोटिव था, वो उसके थ्रू उसको इक्विपमेंट मिलने लग गए। और दिस इज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, मतलब शॉर्ट टर्म में उसकी प्रॉब्लम्स हुई, राइट, कि पीसफुल होने से काफ़ी कंट्री ने फ़ायदा उठाया हमारा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, हमारी एक इमेज जो सस्टेन आज भी है कि हम गांधीयन प्रिंसिपल पे चलते हैं, हम इंडिया इज लैंड ऑफ गांधी जी, ठीक है, तो वो चीज़ मेंटेन है। तो दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई एग्जाम में भी देखो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप पेन ऑफ डिसिप्लिन झेलना चाहेंगे या फिर पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में लेकिन हमें बहुत मतलब फ्रूटफुल साबित होता है, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, हमें सक्सेस मिलती है। लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट मतलब शॉर्ट टर्म प्रेशर के लिए आप मोबाइल चला लेते हो 1-2 घंटे के लिए, फिर आप रिग्रेट करते हो, और लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस को ख़त्म कर देता है। तो इससे आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस समझिए। एथिक्स को हमारे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए उसको। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपके लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या है, मतलब आपके लिए आपका गुड क्या है, ठीक है। अब हमारा एक दूसरा एक हम टर्म लेते हैं, वो है बेसिकली कि हम जो है हम एक इवैल्यूएट कैसे करें, एलिमेंट्स इन मोरल इवैल्यूएशन, एलिमेंट्स इन मोरल इवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब कि हम कैसे एक एक्ट को मॉरली राइट है या नहीं है वो कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे। मतलब मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर्स में 4 चीज़ें हैं, प्लेस, टाइम, सिचुएशन, पर्सन, बट इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला तो है कि मोटिव क्या है, ठीक है, पहला है मोटिव क्या है इंडिविजुअल का। सेकंड है इंटेंशन क्या है, ठीक है, मोटिव मतलब उसके थॉट क्या है उसको लेके। इंटेंशन की जब बात करते हैं हम लोग, एक्शन, एंड याद रखना इंटेंशन हमेशा मोटिव से जनरेट होता है। मोटिव हम आगे देखेंगे एक और कि मोटिव और इंटेंशन के बीच का रिलेशन क्या है। फिर तीसरा है कि एक्शन जो इंडिविजुअल करता है परफॉर्म, ठीक है। फाइनली मोटिव करके फिर इंटेंशन मतलब डिटर्मिनेशन टू एक्शन, एक्शंस मतलब कि डिटर्मिनेशन टू इंगेज, वो एक्शन करने जा रहा हो कैसे एक्शन करेगा। फिर वो एक्शन करता है, ठीक है, और क्या वो एक्शन वॉलंटरी था या इनवॉलंटरी। फिर उसके एक्शन की जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि एक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि क्या वो अलाउड है, मतलब परमिसिबल है, नॉट अलाउड है, या फिर मजबूर है वो, मतलब ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेशन है उस पर वो करने का। एंड फिर है एक्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या है। इन चीज़ों अगर हम डिटेल में देखें तो इन चीज़ों से बनता है कि आपका एक्शन जो है मोरल है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। समझ लो सेल्फ डिफेंस का केस था, रॉबरी वाला जो हमने लिया था, सेल्फ डिफेंस का, कैसे वो मोरल है। मोटिव क्या था उसका, थॉट क्या था, बचाव, ठीक है, बचाव था उसका थॉट। उसका इंटेंशन क्या था, वो क्या करने जा रहा था, मारने जा रहा था, मतलब डिफेंस करने जा रहा था, डिफेंस का एक एक्शन था, उसने एक्शन किया। उसका एक्शन जो था वो इनवॉलंटरी था।
अब आप बोलेंगे इनवॉलंटरी क्यों कह रहे हो? इनवॉलंटरी इसलिए क्योंकि उसकी फ्री विल से नहीं हुआ था। वॉलंटरी उसको बोलते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने पूरे होशो आवाज़ में हो, हमारे खुद की मर्जी के हिसाब से हो, ठीक है। और जहाँ फ्री विल नहीं इन्वॉल्व होती वहाँ हर एक एक्शन इनवॉलंटरी होता है। एंड इससे एक कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि एथिक्स हम कौन से एक्शंस में लगा सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स हम हमेशा से वॉलंटरी एक्शन में लगा सकते हैं। मतलब कोई चीज़ वॉलंटरी, कोई चीज़ एथिकल है या नहीं है, वो तभी होगा जब वो एक्शन वॉलंटरी हो। जब वो एक्शन इनवॉलंटरी है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एथिकल था क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल में ही नहीं था, उसकी फ्री विल के हिसाब से नहीं हुआ था वो। आज आप बोलो, आज कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि उसको मार दो वरना हम आपकी फैमिली को मार देंगे, तो आपकी क्या फ्री विल है? नहीं। उस केस में एथिक्स या नॉन एथिकल का सवाल ही नहीं उठ के आता। एथिक्स हमेशा तभी आएगा जब डिसीजन एक्शन वॉलंटरी हो। एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सेल्फ डिफेंस अलाउड था, नॉट अलाउड था या ऑब्लिगेशन था? तो पहले तो अलाउड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया हो, मतलब हमारे जो कोड्स हैं IPCC वगैरह, उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। एंड दूसरा ऑब्लिगेशन भी था, क्योंकि बचाव करना था, नहीं करेंगे तो सबकी जान ले लेगा वो। कॉन्सिक्वेंस क्या था? सामने वाले की हत्या हो गई, किसकी? रॉबर की। तो इस पूरे इसको मिला के अगर हम देखें तो ये चीज़ है कि वो एक मोरल इवोल्यूशन है। अब इसको दूसरे केस में लेते हैं, ठीक है। दूसरे केस में लेते हैं इसको, जहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस का केस नहीं लेंगे, वहाँ हम लेंगे, अभी हम सेल्फ डिफेंस का केस नहीं लेंगे, अब हम लेंगे दूसरा केस, हम लेंगे मर्डर, मतलब प्लान्ड मर्डर। मोटिव क्या था? प्रॉपर्टी। इंटेंशन, कैसा एक्शन? तो चाकू से मारना, नाइफ के थ्रू। एक्शन किया, वॉलंटरी था, फ्री विल के हिसाब से हुआ है, ठीक है। एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? नॉट अलाउड इन एनी केस। एंड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इनोसेंट की जान गई। इनोसेंट लॉस्ट हिज और हर लाइफ। और इसलिए हमारा जो हम जज करते हैं वो ये एक मोरल एक्शन नहीं था। व्हाट? अ प्लान्ड मर्डर। समझ में आया एलिमेंट्स इन मोरल इवैल्यूएशन, हर एक कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देखिएगा एक बार, और फिर भी ना आया हो तो आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। अब इससे आता है एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है ऑफ मोटिव वर्सेस इंटेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों क्या इंटररिलेटेड है? वर्सेस इंटेंट, ठीक है। तो बेसिकली मोटिव क्या होता है? वाई द क्राइम इज कमिटेड। मोटिव मतलब वाई क्राइम इज कमिटेड। जैसे रॉबरी में सेल्फ डिफेंस, मर्डर में प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, दोनों का मोटिव था, ठीक है। लेकिन सिर्फ मोटिव होने से क्राइम इज नॉट प्रूफ्ड अंटिल वो एक्शन में ना आए। नॉट प्रूफ्ड जब तक उसने उसको मारा ना हो उस मोटिव के लिए। तब आता है पिक्चर में इंटेंट। कैसे? तो इंटेंट क्या है? पर्पस ऑफ क्राइम, सपोज्ड एक्शन। पर्पस ऑफ क्राइम या फिर सपोज्ड एक्शन, ठीक है। मतलब हायर लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी। मतलब कि इंटेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलिबरेट एक्शन and conscious effort to break the law. To break the law। और यहाँ पर इनकॉन्शियस एफर्ट होता है, मतलब सबकॉन्शियस एफर्ट, मतलब आपके माइंड में है लेकिन आपने उसको अभी तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये आपका सबकॉन्शियस एफर्ट, जो कि गिल्ट नहीं प्रूव करता।
डज नॉट प्रूव गिल्ट, नॉट प्रूव गिल्ट, दिस प्रूव्स गिल्ट। ठीक है, अब जैसे कि समझ लीजिए कि मोटिव होगा कि आपको प्रॉपर्टी के लिए मारना है, आपने सोचा है, इंटेंट क्या होगा, कैसे मारोगे, नाइफ लेके मारना, लेके अटैक कर देना। मोटिव इज सबकॉन्शियस में, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, इंटेंट, उसके बाद जब एक्शन करते हो तो गिल्ट प्रूफ हो जाता है। दिस इज मोटिव एंड इंटेंट का डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। जो नेक्स्ट आता है हम, वो है हमारा थोड़ा कंपैरिजन ऑफ गुड एंड राइट। गुड एंड बैड एक दोनों अपोजिट टर्म्स है, गुड बैड एंड राइट या रॉन्ग। ठीक है, हमेशा रिजल्ट जो होते हैं वो गुड या बैड होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारा पेपर अच्छा गया, हमारा रिजल्ट अच्छा आया, गुड। हमारा रिजल्ट बुरा आया, हम ये नहीं बोलते हमारा रिजल्ट सही आया, हमारा रिजल्ट गलत आया। इसलिए रिजल्ट हमेशा गुड या बैड होते हैं। एक्शंस जो होते हैं, प्रोसीजर जो होता है, वो राइट या रॉन्ग होता है। हमारी प्रिपरेशन सही थी, हमारी प्रिपरेशन गलत थी, इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आया, इसलिए हमारा रिजल्ट बुरा आया। मतलब कि चूँकि हमारा एक्शन रॉन्ग था, उसका कॉन्सिक्वेंस था कि रिजल्ट बुरा है। क्योंकि हमारा एक्शन राइट था, इसलिए उसका कॉन्सिक्वेंस था, और इसको अगर और अच्छी तरह समझाऊँ मैं तो ये है कि राइट actions leads to good results and wrong actions leads to bad results। तो रिजल्ट्स गुड या बैड होते हैं, एक्शंस राइट या रॉन्ग होते हैं। एंड इसलिए डिबेट इससे इमर्ज होकर आती है, कौन सी, विच इज सुपीरियर। मतलब कि रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस, एंड एक्शंस मतलब मीन्स, मतलब प्रोसेस या फिर मीन्स, कॉन्सिक्वेंस मतलब एंड्स। सो विच इज सुपीरियर, मीन्स और ends, which brings us to the basic debate of Kantian philosophy versus utilitarian philosophy। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि रिजल्ट्स आर ऑलवेज गुड और बैड एंड एक्शंस आर ऑलवेज राइट एंड रॉन्ग। एक्शंस मतलब प्रोसेस, मीन्स, रिजल्ट्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, एंड्स। तो ये डिबेट है, आपको क्या लगता है क्या सुपीरियर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है कि एथिक्स क्या नहीं है, व्हाट एथिक्स इज नॉट। What ethics is not। ठीक है, 5 चीज़ें नहीं है एथिक्स। पहला है कि एथिक्स जो है वो इट इज़ नॉट सेम एज फीलिंग्स, नॉट सेम एज फीलिंग्स। कैसे,
तो बेसिकली समझ लो कि आपकी जो गट फीलिंग्स बोलते हैं, आप गट फीलिंग्स हमेशा बोलते हैं, गट फीलिंग्स में आप क्या बोलते हैं कि मुझे लग रहा है ये इंसान गलत है। मतलब गट फीलिंग्स इज नॉट ऑलवेज राइट, समटाइम्स मे बी राइट, sometimes may not be right, not always right, always right, इसलिए वो एथिक्स नहीं है। गट फीलिंग्स कैन लीड टू एथिकल बिहेवियर बट नॉट, इट इज़ नॉट एथिक्स। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, आपको लगता है वो ज़रूर उसने क्राइम किया होगा, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए एथिक्स इज़ नॉट सेम एज फीलिंग्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो है एथिक्स क्या नहीं है, तो बेसिकली एथिक्स इज नॉट रिलीजन। ठीक है, तो एथिक्स इज नॉट रिलीजन पे आते हैं। नॉट रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने जब कंपैरिजन की थी कि हार्मनी और हैप्पीनेस जो होती है, हार्मनी पीस वगैरह, जहाँ पर पीस होगी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, मैंने पाकिस्तान इंडिया का एग्जांपल दिया था। तो रिलीजन क्यों नहीं है? अब जैसे हमारे इसमें काफ़ी प्रथाएं चली थी, सती प्रथा, ठीक है, विडो रीमैरेज अलाउड नहीं था, अकॉर्डिंग टू सम ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इसलिए हम इसको, क्या ये एथिकल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए रिलीजन कभी भी एथिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ एथिक्स, रिलीजन जो है दे कैन सेट हाई स्टैंडर्ड्स, सेट हाई स्टैंडर्ड्स मतलब कि पेव द वे फॉर एथिकल बिहेवियर बट आर नॉट सेम एज एथिक्स, बिकॉज काफ़ी प्रोविजंस होते हैं कई सारे रिलीजन में जो एथिक्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत अलग होते हैं। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि यस वो एथिकल है। ठीक है, लाइक क्या बोलते हैं, कई रिलीजन में एनिमल सैक्रिफाइस अलाउड, बट क्या एनिमल सैक्रिफाइस एथिकल है? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द एनिमल एथिक्स। ठीक है, सो एनिमल सैक्रिफाइस इज अगेंस्ट एनिमल एथिक्स, एनिमल एथिक्स। ठीक है, इसलिए ethics is not religion but religion does leads to ethical behavior। तीसरा है not following the law, following the law। क्यों लॉ फॉलो करना नहीं होता? बिकॉज जब 377 था उसने होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल कर दिया था, लेकिन क्या वो अनएथिकल है? बिल्कुल नहीं, वो तो नेचर ने दिया है। आप हाउ कैन इट बी अनएथिकल? सो इट इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ। सेकेंडली इसका एक और एग्जाम्पल है कि अफ्रीका में एक बहुत पहले ये क्या बोलते हैं, अपार्थाइड लॉज, मतलब कि ब्लैक्स के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज होते थे विच वॉज इन नो सेंस एथिकल, अनएथिकल थे। इसलिए कभी भी मिस्टेक मत करना कि आप बोलो कि आप लॉ फॉलो करो तो आप एथिकल बिहेवियर करें। नो, लॉ अगेन मतलब जितने भी ये है ये हमें एथिकल बिहेवियर की तरह ले जाते हैं, बट दिस आर नॉट ऑलवेज एथिकल। अब इसका एक बहुत अच्छा कंपैरिजन आता है कि एथिक्स और लॉ में डिफरेंस क्या है। तो लॉ वर्सेस एथिक्स करते हैं यहाँ पर डिबेट, एक लॉ वर्सेस एथिक्स, या फिर लॉ वर्सेस मोरालिटी। ठीक है, तो क्या है ये?
तो ये है कि एक स्टेटमेंट याद रखना, नॉट ऑल लॉज आर मोरल एंड नॉट all morals are backed by legal sanction। मतलब कि नॉट ऑल लॉज आर मोरल, पहला ये देखते हैं क्या ये। तो नाजी जर्मनी में जो लॉज बने थे वो मोरल नहीं थे, जूस के अगेंस्ट थे। तो नाजी जर्मनी में जो लॉ बने उनके टाइम पे, तो जो लॉज बने वो मोरल नहीं थे। ऐसा क्या है, नॉट बैक्ड बाय लीगल सैंक्शन, टेलिंग अ लाई इज अनएथिकल या फिर इमोरल। टेलिंग लाई इज इमोरल, बट क्या आपको झूठ बोलने के लिए, बट टेलिंग लाई डज इट डज एनीवन या फिर कैन एनीवन send you to jail for that? समझ में आया ये स्टेटमेंट का मतलब? समझ गए ना? तो लॉ और एथिक्स का बीच का जो डिबेट चलता है वो आप समझ जाओगे। अब इसका जो एक बेसिक मतलब डिफरेंस जो समझ में आता है वो ये है। पहली बात तो इसको अगर हम देखें, लॉस और एथिक्स, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट जाता है कभी कभी यूपीएससी में कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉज एंड एथिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉज जो होते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्नमेंट क्रिएट्स, दैट गवर्नमेंट क्रिएट्स। एथिक्स क्या है? गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर बिहेवियर, गाइडलाइंस है फॉर प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है। अब जो है एक और चीज़ है कि एथिक्स जो होते हैं शेप ओवर बिहेवियर बिफोर द लॉ डज, बिहेवियर बिफोर लॉ डज। हम कभी भी अगर हम जाए सड़क पे तो हम चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उससे पहले हमें हमारा कंसाइंस, हमारा मोरल वैल्यूज बोल देगा कि तुम गलत कर रहे हो। तो एथिक्स वहाँ आ जाता है जहाँ लॉ भी नहीं पहुँच पाता। तो इट शेप आवर बिहेवियर बिफोर लॉ डज, एंड लॉज जो होते हैं शेप्स आवर बिहेवियर इन अदर पीरियड। मतलब जब आपकी एथिक्स जो है, आपके एथिक्स पे आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर भारी पड़ जाता है, तब लॉ पिक्चर में आता है। शेप आवर बिहेवियर इन अदर पीरियड। इसका एक बहुत सरल सा चीज़ है कि क्यों गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी, क्यों गांधी जी ने बात की थी कि हमें लोगों तक वायलेंस के थ्रू नहीं पहुंचना है, क्योंकि लॉज एक तरह का शॉर्ट टर्म में ही आपको रोक पाएंगे। आप तभी मतलब जैसे वही ट्रैफिक पुलिस वाली काम है, ट्रैफिक पुलिस जब तक रहेगी तब तक आप नहीं ब्रेक करेंगे ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन जब वो हट गई तो आप ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर आप एथिकल रहेंगे तो आपको कोई वॉच डॉग की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो बंदा अहिंसा प्रैक्टिस करता है, जो बंदा नॉन वायलेंस प्रैक्टिस, जो ट्रुथ प्रैक्टिस करता है, उसको लॉज की ज़रूरत नहीं है। लॉज उन लोगों के लिए जो उन पे, जिनका एथिक्स पे उनका शॉर्ट टर्म प्लेजर भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें अगर लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं तो वो कभी लॉज से नहीं आ सकते, क्योंकि लॉज हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमेशा एथिक्स से आते हैं। इसलिए हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं तो हम लोगों का एटीट्यूड चेंज करके ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एथिक्स से एटीट्यूड ज़रूर डेवलप होता है एक सोसाइटी का। तो हम आगे जाके देखेंगे। तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए हर एक टर्म, हर एक
चीज़ एथिक्स में, तभी आप समझ पाएंगे कि लॉज एथिक्स क्यों हम डिबेट बोलते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि हम कितने भी लॉज लिए हैं इंडिया में फिर भी रेप केसेस कम नहीं हो रहे, क्योंकि हम लॉ एंगल पे तो कर रहे हैं, हमारी पुलिस जुडिशरी सब काम कर रही है, तो क्यों रेप केस कम नहीं हो रहे? लॉज इनएफिशिएंट नहीं है। चलो पुलिस भी कई हद तक है थोड़ी बहुत, या फिर जुडिशरी में पेंडिंग केसेस है, लेकिन अगर वो एफिशिएंट भी हो गए तब भी वो इतना बदलाव नहीं ला पाएंगे जब तक लोगों की एथिक्स, मतलब लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगी कि जो वुमेन है वो एक पीस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, रादर वो एक आप ही की तरह इंसान है। तो जब तक वो आपके एटीट्यूड में नहीं आएगा तब तक कितने भी लॉस बना लो, जब जिस दिन वो वॉच डॉग सो गया उस दिन आप वो क्राइम कमिट कर देंगे। इसलिए एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भले ही कंट्री में लॉ हो ना हो, अगर लोगों के इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो सोसाइटी पक्का नष्ट होने वाली है। और क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली एथिक्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि एक बच्चा जो होता है 6 साल का या 10 साल का, उसको लॉज नहीं पता होते कंट्री के इतनी ज़्यादा। जब वो 21 साल का भी, आज 21 साल के भी हो तो तुम्हें सारे IPC पता है कि ये क्राइम करना मना है, ये क्राइम करना मना है, फिर भी हम क्राइम करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे वैल्यू सिस्टम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं सोसाइटल एथिक्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसलिए इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, एथिक्स जो होते हैं बेसिकली वो सब्जेक्टिव होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। लॉ ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबके लिए सेम। अब इसको कनेक्ट कीजिए आप पॉलिटी का आर्टिकल 14 से, उसके क्या दो है, जो उसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमारे एथिक्स के बारे में बात करता है, जहाँ लॉज जो है अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, उससे डील करता है, उससे मैच होता है। और दूसरा जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कोई भी लॉ के अबव नहीं है, ऑब्जेक्टिव। अगर प्रधानमंत्री, अगर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बेटे ने वो क्राइम किया और एक क्या बोलते हैं लेबर के उसने क्राइम किया है, दोनों केस में सेम पनिशमेंट मिलेगी अगर सेम मोटिव है तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें, अगेन पैरेलल बना है हमारे आर्टिकल 14 से, जहाँ की ये प्रीच करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये प्रीच करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसलिए ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव कोहेशन, मतलब कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको पॉजिटिव गाइडलाइन देता है। एथिक्स क्या बोलता है? दूसरों की मदद करो, ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, वेर इज ए नेगेटिव कोनोशन है। कोनोशन है मतलब कि रेप मत करो, मर्डर मत करो, और इसमें करो क्या करना चाहिए, इसमें लॉज में व्हाट शुड यू नॉट डू, एथिक्स व्हाट शुड यू डू मोस्टली। ठीक है, तो ये बेसिकली एक है डिफरेंस। अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ें। अब वापस आते हैं व्हाट एथिक्स इज़ नॉट पे। हमने देखा था व्हाट एथिक्स इज़ नॉट, तो हमने पहला देखा था फीलिंग्स, दूसरा देखा था हमने रिलीजन, ठीक है, तीसरा देखा था हमने लॉ, जिसकी हमने बहुत डिटेल में बात की। चौथा अब हम देखेंगे कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, अगेन दो चीज़ें हैं। एक नॉर्म है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, दूसरा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और यहाँ पर एक है डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम पॉलीगैमी, या फिर समझ लो, ये थोड़ा गलत हो गया, समझ लो पंचायत, जो खाप पंचायत है, पंचायत जस्टिस। डाउरी सिस्टम हमारा एक नॉर्म बन चुका है आजकल, बट ये एथिकल नहीं है। एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना एथिकल भी है, कल्चरल एक्सेप्ट नॉर्म भी है। अतिथि देवो भव एथिकल भी है, कल्चरल एक्सेप्ट नॉर्म भी है।
पंचायत जस्टिस क्या हर सेंस में एथिकल होता है? क्या ये जैसे हरियाणा की खाप पंचायत काफ़ी उस पर मतलब ऐसे बोला गया है कि कास्ट सिस्टम वगैरह पे देखता है, वो सब चीज़ें वगैरह बहुत इलॉजिकल जजमेंट्स वगैरह, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वगैरह बेस होता है। तो इसलिए कल्चरल एक्सेप्टेड नॉर्म्स अगेन कैन गाइड एथिकल बिहेवियर, कैन गाइड इट, कैन गाइड बट इज नॉट एथिक्स। ठीक है, एथिक्स इज नॉट साइंस, सबसे बड़ा चीज, नॉट साइंस। क्यों? दो चीज़ें, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बट दो एस्पेक्ट्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी। साइंस प्लस टेम्पर जब आता है, मतलब ह्यूमैनिटी, कंपैशन, सोचने की सद्बुद्धि, प्रॉपर सबका वेलफेयर, तो हम ऐसे जाते हैं। लेकिन जब साइंस में टेम्पर का कोई संबंध नहीं होता, टेम्पर इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम ऐसे बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा है कि इंसान ने अपने लिए, जैसे एक माउस अपने लिए ट्रैप करता है ना, वैसे इंसानों ने अपने लिए सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या इजाद किया है? वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो वैसे ही अगर साइंस में टेम्पर नहीं हुआ तो ये हालत होगी, टेम्पर हुआ तो ये हालत होगी। इसलिए साइंस इज नॉट अगेन एथिक्स, बट येस इट कैन लीड टू एथिकल बिहेवियर। हाउ? तो गाइड कैसे करता है? साइंस हमें बताता है पीरियड्स का साइंटिफिक रीजन, और वो क्या करता है एलिमिनेट करने में इम्प्योर नोशन जो चलता आ रहा है, एक कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म है, उसको डिफीट करने में हमारी हेल्प करता है। ऐसे साइंस काम आता है और ऐसे साइंस काम नहीं आता। इसलिए एथिक्स इज व्हाट इट इज नॉट, so what it is not feelings, it is not religion, it is not law, it is not culturally accepted norms, and it is neither science। वो तभी होगा जब साइंस में टेम्पर मिला होगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एथिक्स के फंक्शंस क्या हैं, मतलब एथिक्स क्या क्या सोसाइटी में या फिर निजी जीवन में क्या कहाँ मदद करता है। फंक्शंस ऑफ एथिक्स बहुत शॉर्ट टॉपिक है। तो जो फंक्शन है एथिक्स जो सर्व करता है, तो बेसिक सेटिस्फाई करता है बेसिक ह्यूमन नीड्स को, बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, कैसे? तो सबका डीप डिज़ायर फॉर गुड है, डीप डिज़ायर फॉर गुड सबको चाहिए। गुड क्या है? लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत, तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? और हमें कैसे पता चलेगा क्या सही है गलत? एथिक्स से, राइट एंड रॉन्ग। दूसरा, हर ह्यूमन बीइंग को अपने लिए बेस्ट चाहिए, और बेस्ट कैसे होगा? अच्छे कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से। वो कैसे होगा? एथिक्स से, और अपनों को बेस्ट बनाना। ठीक है, अब दूसरे पे आता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। क्रिएट, जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया था, क्रिएट क्रेडिबिलिटी। अगर आप सच्चाई में, ट्रुथ में, नॉन वायलेंस बहुत मानते हैं तो लोग आपको मानेंगे। जैसे गांधी जी, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत थी क्योंकि वो एक एथिकल इंसान था। तो ये फंक्शन है। फिर आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। डिसीजन मेकिंग मतलब कि आज समझ लो आपके पास 10,000 रुपये हैं आपके हाथ में। अगर आपको पता है एथिक्स क्या होता है, सही क्या होता है, गलत होता है, तो आप उसको एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट? अगर आपको पता ही नहीं कि सही गलत होता क्या है, तो आप उसको ड्रग्स, गैम्बलिंग वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अपना ही नाश नहीं करेंगे, आप सोसाइटी का नाश करेंगे। इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। फिर है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी, मैंने जिस बस
सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी, कैसे? पीस और हार्मनी को इंश्योर करता है, पीस एंड हार्मनी इज इंश्योर्ड एथिक्स से। क्योंकि लोग अगर मानते हैं कि किसी का मर्डर करना, किसी की चोरी या किसी का चोरी करना, झूठ बोलना अनएथिकल है, तो हर इसका रिस्पेक्ट करेंगे, वो इन एक्ट से बचेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे, और इससे क्या होगा, पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी सोसाइटी में। एंड आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना इंक्रीज हो चुका है, अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, फेक न्यूज़ बहुत बढ़ रही है। कोविड के टाइम बहुत हुआ था, फेक न्यूज़ बहुत बढ़ रही है। अब आपको पता होगा एथिक्स, आपको पता होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या एक्शन, तो आपको जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएगा, कोई भी वीडियो आएगी और वो अगर नेगेटिव हुई तो आप 2-10 बार सोचोगे उसको फॉरवर्ड करने से। आपको पता है सही कि आपको पता है कि ये वीडियो फॉरवर्ड करने से अगर दंगे होंगे शहर में तो मैं वीडियोस नहीं फॉरवर्ड करूँगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है सही या गलत क्या है, आप एक एथिकल स्टैंडर्ड को जानते ही नहीं हो, आप इसको फॉरवर्ड करते रहोगे और दंगे होते रहेंगे। तो ये है रीज़न, ठीक है। एंड हमारे इन्वायरमेंट को भी सेफ गार्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप एथिकल पर्सन हो, आप मानते हो कि हर जीव जंतु में जान होती है, इमोशन होती है, तो आप उसको हार्म नहीं करोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। इवन आप एक डॉगी की भी रिस्पेक्ट करोगे, एक बिल्ली, एक चूहे तक की रिस्पेक्ट करोगे। इसमें दो है, आप चूहे को कैसे हटाओगे घर से, उसको पकड़ोगे और बाहर कहीं छोड़ आओगे, या फिर आप उसको चूहे मारने की दवाई से मार दोगे, वो होता है एथिक्स। अगर आप एक एथिकल पर्सन हो, आप उसको चूहे की दवाई से मारोगे नहीं, आप उसको पकड़ के कहीं और छोड़ के आओगे, दैट इज कॉल्ड एथिकल बिहेवियर, एंड उसको कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। दूसरा, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको प्रोमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एनवायरमेंटल एथिक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, अगर आप सेंसिटिव हो टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, आपको लगाव है पेड़ पौधों वगैरह से, आपको पता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम इन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसलिए हमें एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप डेवलपमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इस तरह से भी नहीं कर रहे हो कि फ्यूचर नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट को लीड करते हैं। तो ये है जो एथिक्स एज अ फंक्शन सर्व करता है, कि सेटिस्फाई करता है बेसिक ह्यूमन नीड, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है, डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है, सिक्योरिटी सोसाइटी के लिए कैसे, तो पीस हार्मनी कैसे। अगर टेक्नोलॉजी के दौर पे जहाँ फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर अगर आप एथिकल हो तो आप नेगेटिव न्यूज़ को जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचेंगे। एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं एंड दूसरे जीव जंतु के लिए रिस्पेक्ट डेवलप कर सकते हैं। अब ये है, हमने ये तो जान लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, फंक्शंस ऑफ एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। जैसे इस बार आया था एक बार मेंस में क्वेश्चन कि सोसाइटी इंटरनेशनल पीस के लिए क्या ज़रूरी है, किस टाइप के एथिक्स ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है एथिक्स। हमने ये तो जान लिया कि एथिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि वो कुछ फंक्शन सर्व करते हैं। लेकिन अगर एथिक्स नहीं होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इट्स वेरी इजी। अगर आपने उसके ज़रूरतें समझ ली तो आप अपने आप से उसका कॉन्सिक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। पहला है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या होगा, मतलब हमारे जो IAS IAS लेवल, IPS लेवल पे, अब गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन होगा, राइट, जाहिर सी बात है। नेपोटिज्म होगा, नेपोटिज्म मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला चीज़। ट्रस्ट जो है, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे, ठीक है। और जैसे आपने देखा है कि एक शॉप खोलने में टाइम लग रहा है, यहाँ से वहाँ फाइल जा रही है, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। दूसरा और क्या दूसरा क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे वॉर्स होगी, क्या होगा, वायलेटिंग सीज फायर्स। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एथिक्स अगर पढ़ना है ना, सारे सब्जेक्ट को डाल दो इसमें, आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे मिल जाएंगे। जैसे सीज फायर कौन वायलेट करता है, पाकिस्तान, क्योंकि उसके खुद के एथिक्स ही नहीं है। टैक्स हेवन्स मतलब कि जहाँ पर
टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना टैक्स रेट को बहुत कम करते हैं, नेग्लिजिबल। तो कुछ कॉर्पोरेट्स या कंपनीज क्या करती है, टैक्स से बचने के लिए अपना जो मेन सेंटर है, सब्सिडरी सेंटर है, वहाँ खोल लेती है और वहाँ से फिर दूसरी कंट्री में ऑपरेट करती है, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है एंड उसको टैक्स नहीं पे करना होता, उसको बोलते टैक्स सेवन। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, नॉट एक्सेप्टिंग डिस्प्लेस माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स। ठीक है। फिर इंस्टेंट न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें सब डाल सकते हैं। आपकी यूएन की क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है, डाउन होती है, डब्ल्यूएचओ की, मतलब जब इंटरनेशनल लेवल पे एथिक्स कमज़ोर हो जाता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स, अगेन जो आप सब डाल दो इस प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी आएगी इसमें। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज नॉट फॉलोइंग द क्या बोलते हैं, कॉमन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो थीम है कि डेवलप कंट्री को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज की तरफ, एंड उनको उस हिसाब से एक्ट भी करना चाहिए। जीएम क्रॉप्स, पॉल्यूशन, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर में अगर एथिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, तमिलनाडु में जो हुआ अभी, कस्टोडियल डेथ्स, सब करंट पे डाल दो इधर। सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल लिखने का, करंट में जो भी सुन रहे हो ना उसको लिंक करो, क्योंकि ये एथिक्स के इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है। अगर आप ये रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका एथिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कस्टोडियल डेथ, क्योंकि कोई भी बुक आपको एथिक्स अच्छे से समझा नहीं सकती जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कस्टोडियल डेथ है, फेक पुलिस इनकाउंटर्स है, ठीक है। और क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसमें। बायोएथिक्स, लॉस हो जाता है तो क्या होता है, बायो वॉरफेयर, कोविड, लोग बोलते हैं काफ़ी, बट कितना सच है वो पता नहीं, बट बायो वॉरफेयर हो सकता है, जैसे पहले भी हो चुका है। पॉलिटिकल लेवल पे अगेन दो चीज़ें हो सकती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये सब कीवर्ड्स है, आपको आने चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, एंड क्या क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स भर्ती हो रहे हैं। जैसे एडीआर की रिपोर्ट थी कि 43% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मुकदमा चल ही रहा है, उस सेंस में। फिर क्या हो सकता है कि कम्युनलिस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब कम्युनल लाइंस पे पॉलिटिक्स हो रही है, स्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है। और क्या हो सकता है, पावर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कोएलिशन का राइज हो सकता है, नेक्सस ग्रो हो सकता है, जैसे अभी हुआ था यूपी में जो केस हुआ था, ठीक है, जहाँ पर एक क्रिमिनल की खिलाफ, वीसी कुछ नाम था उसका, एंड उसके खिलाफ 60 क्राइम जज थे, बट उसको अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि नेक्सस चल रहा था एक बहुत बड़ा पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स के बीच। तो ये सब चीज़ें होंगी। और क्या हो सकता है सोशल लेवल पे, सोशल लेवल पे सारे सोशल इवेंट्स को ला दो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने अपने बाकी चीज़ अच्छे से की है ना, उसको लिंक करना आगे एथिक्स में, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या लिखें, आपके पास तो पॉइंट भरपूर हो जाएंगे, कम पड़ेगी जगह। सोशल लेवल ला दो सारे, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, रेप केसेस, मर्डर, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, राइज ऑफ मटेरियलिज्म, राइज ऑफ वायलेंस, कास्ट बेस्ड क्राइम्स, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जो हथरास का केस हुआ अभी, क्योंकि सोशल एथिक्स मर चुकी थी वहाँ पर, इसलिए ऐसा हुआ। एंड इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे हार्मनी, पीस, लैक ऑफ हार्मनी, पीस, कंपैशन, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो लिखने के लिए बहुत कुछ है बेसिकली,
सोचोगे तो खुद के एग्जाम्पल लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपकी यूनिकनेस को बढ़ाएगा। आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हमारा आज का होमवर्क ये रहेगा कि आपको मैंने एक बोला है डिबेट ऑफ कि मीन्स वर्सेस एंड्स और एक्शंस वर्सेस रिजल्ट्स। आप क्या सोचते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग? क्योंकि हम जो आने वाले सेशंस है, हमारे कल का सेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम कांथियन और यूटिलिटेरियन के बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मेरा यही काम रहेगा कि मैं आपके लिए एथिक्स बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊँ, बिकॉज सिर्फ ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है एथिक्स की वजह से, एंड आई बिलीव कि अगर आप भी उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।